जिस दिन दलित पिछड़ा आदिवासी इस कानून को लागू करवाने के लिए सड़क पे उतर जाएगा, मैं आपको बता दूं इस सड़क के ऊपर एक पैर पर खड़े होने के लिए पूरे कैबिनेट को जगह नहीं मिलेगी। शंकराचार्य भी कहते हैं कि भाई आपको अगर संत बनना है या शंकराचार्य बनना है तो दलित नहीं हो सकता, वो ब्राह्मण ही बनेगा। तो आपने तो अपना रिजर्वेशन बना लिया है। न जाने कितने एकलव्यों का अंगूठा ये यूनिवर्सिटियों में बैठे द्रोणाचार्य काटते रहते हैं और कहते हैं कि आप गधे हो, हम घोड़े हैं, इस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं। देश को बांटने का काम कौन कर रहा है? जाति व्यवस्था ने देश को बांटने का काम किया है। और मैं आपको बता दूं, आरएसएस जो है वो लगातार दलितों के आरक्षण का, पिछड़ों के आरक्षण का, आदिवासियों के आरक्षण का विरोध करती रही है। जो ये कहते थे चुनाव से पहले कि सभी हिंदू एक हैं, तो यूजीसी गाइडलाइन आने के बाद ये भ्रम भी टूट गया। और मैंने कल आज तक भी देख रहा था, तो आज तक पे चित्रा त्रिपाठी का एक शो आ रहा था जिसमें लिखा ब्राह्मण ठाकुर जीत गए, बाकी बंटवारे वाले हार गए। तो उन्होंने ही क्लियर कर दिया है कि ब्राह्मण ठाकुर 10%, रेस्ट ऑफ इंडिया 90%। तो ये 10% और 90 बनाम बांटने का काम ये वो लोग कर रहे हैं। यूजीसी मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत कनौजिया जी। उनसे जानेंगे कि वो किस नज़रिए से देख रहे हैं यूजीसी को, क्योंकि यूजीसी कानून पर रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो हम आपसे जानना चाहते हैं सर कि आप किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं। लगातार प्रोटेस्ट और हंगामा आपने देख ही लिया होगा। नहीं, हालांकि मैं यूजीसी का जो कानून आया, ये जो नया नोटिफिकेशन आया, कानून क्या है, इससे हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की कलई खुल चुकी है। जो ये कहते थे चुनाव से पहले कि सभी हिंदू एक हैं, तो यूजीसी गाइडलाइन आने के बाद ये भ्रम भी टूट गया। और मैंने कल आज तक भी देख रहा था, तो आज तक पे चित्रा त्रिपाठी का एक शो आ रहा था जिसमें लिखा ब्राह्मण ठाकुर जीत गए, बाकी बंटवारे वाले हार गए। तो उन्होंने ही क्लियर कर दिया है कि ब्राह्मण ठाकुर 10%, रेस्ट ऑफ इंडिया 90%। तो ये 10% और 90 बनाम बांटने का काम ये वो लोग कर रहे हैं, जो लोग नरेंद्र मोदी के घटिया से घटिया फैसले को भी मास्टर स्ट्रोक बताते थे। जब उनकी जाति की बात आई तो सभी लोग इकट्ठा हो गए, सारे गोदी मीडिया इकट्ठा होकर इसका विरोध करने लगे और पूरे देश में कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ। मैंने कहीं देश भर में 100 आदमी को भी नहीं देखा सड़क पर यूजीसी के खिलाफ उतरते हुए। यूनिवर्सिटियों में हुआ और रायबरेली में हुआ। नहीं, वो इन्फ्रिंज एलिमेंट हैं जो आकर कहीं भी कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। जिस प्रोटेस्ट किसको कहते हैं? प्रोटेस्ट होता है कि जब 2 अप्रैल भारत बंद किया गया, SC/ST एक्ट को वापस जो डाइल्यूट किया गया था उसके खिलाफ। प्रोटेस्ट किसान आंदोलन को कहते हैं। ये 4 लोग गमछा बांधकर भगवा मोदी जी को गाली देते हुए निकल गए, तो ये प्रोटेस्ट है क्या? ये प्रोटेस्ट नहीं था, ये इन्फ्रिंज एलिमेंट, और ये लाया भी गया था इसीलिए। और आप देखिए कि बिना किसी प्रोटेस्ट के सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन के अंदर इसको रोक लगाने का काम किया और सुप्रीम कोर्ट के जज कह ये देश को बांटने का काम कर। देश को बांटने का काम कौन कर रहा है? जाति व्यवस्था ने देश को बांटने का काम किया है। और मैं आपको बता दूं, आरएसएस जो है वो लगातार दलितों के आरक्षण का, पिछड़ों के आरक्षण का, आदिवासियों के आरक्षण का विरोध करती रही है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया तो गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट में ये बात कही थी कि कास्ट सिस्टम जो है वो सोशली, वो डिवाइनली ऑर्डेन्ड है, यानी ये ईश्वर की शक्ति से बना हुआ कास्ट सिस्टम है। और अम्बेडकर इसमें रिजर्वेशन लाकर उसके खिलाफ काम करने का काम कर। तो इनका तो इतिहास रहा है। और कौन विरोध कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के 2-3 सांसदों ने इसके खिलाफ बयान दिया। तो ये समाज बांटने का काम नहीं, और ये खुल गया है कि जो ये लोग क्यों खिलाफ हैं। आप पहला देश देख रहे होंगे जहाँ न्याय मिलने की वजह से, किसी को न्याय मिल रहा हो तो एक वर्ग खड़ा होकर उसका प्रोटेस्ट कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि वो हज़ारों साल से वो यूनिवर्सिटियों में प्रोटेस्ट कर हमारे दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ शोषण करता रहा है। वो चाहता है उसे मौका मिलता रहे शोषण करने का, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। तो ये अब नहीं चलेगा। भारत अब बदल रहा है। हम इस देश, अगर गोदी मीडिया ने तय कर दी, भारत की बात नहीं, विकसित नहीं, मैं न्याय प्रिय भारत चाहता हूँ। विकसित भारत क्या होता है? ये तो बकवास बातें हैं। आप अगर एक बड़ी सड़क बना दें, ऊंची 4 बिल्डिंग बना दें तो विकसित नजर आएगा, पर उसमें क्या न्याय व्यवस्था है क्या, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश के अंदर अगर आज ये कानून सशक्त होता, मजबूत होता, तो रोहित वेमुला आज हमारे बीच होते, पायल तड़वी हमारे बीच होती। न जाने कितने एकलव्यों का अंगूठा ये यूनिवर्सिटियों में बैठे द्रोणाचार्य काटते रहते हैं और कहते हैं कि
आप गधे हो, हम घोड़े हैं, इस तरीके की शब्दावली इस्तेमाल करते हैं। मैंने बिल्कुल हाँ। रतनलाल जी से बात की, उन्होंने कहा कि जब कोई भी दलित हम्म। समाज से बच्चा आता है, कोटे से आता है, हम्म। तो उसको इस तरीके के वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं, कोटे से है या कोटे से है। हाँ हाँ। मतलब इतने गंदे वर्ड। तो फिर आज यूजीसी आया तो आपको इतनी आपत्ति क्यों हुई? अगर आप ठीक है तो फिर आपको आपत्ति होनी नहीं चाहिए देखो, थी। अगर चोरी के खिलाफ कोई कानून बन जाए हम्म। तो सबसे ज्यादा तकलीफ चोर को होती है। चोर को होगी। शराब के खिलाफ जैसे कानून बना बिहार में, सारे शराबी चिल्लाने तितर लगे बितर हो कि गए। तितर बितर। हम्म। तो जैसे ही कानून ये बना SC ST और OBC के प्रोटेक्शन के लिए, हम्म। तो जो लोग शोषण करते थे, जो लोग अत्याचार करते थे, जिनको लगता है कि कोठे वाला या कोटे वाला बोलना बहुत मामूली बात है, स्वाभाविक बात है, क्योंकि हम भी यूनिवर्सिटियों से पढ़ रैगिंग गए। की बात नहीं की गई इसमें। हाँ, कुछ जो कि बहुत मैं- महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं यूनिवर्सिटियों में, स्कूल्स में पढ़कर आया हूँ, हम्म। और मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ये कह सकता हूँ कि स्कूल के अंदर कम से कम 100 बार ऐसी घटना हुई कि मुझे जाति सूचक गालियाँ दी गई होंगी, जाति सूचक अपमान किया गया है। आज भी पीठ पीछे लोग कहते हैं। तो हम लोग जैसे लोग जो सशक्त हो गए, उसके बाद भी हम सुरक्षित नहीं। आज भी पीठ पीछे आए बाए लोग कहते रहते हैं कि ये कोटे वाले हैं, ये तो इस बिरादरी से आते हैं, आप बताइए ये लोग ये करेंगे, इनके पूर्वज तो हमारे यहाँ चप्पल उतार कर जमीन पर बैठा करते थे, ये लोग हमारे सामने कुर्सी पर बैठते हैं। तो ये सारी बातें तो अभी भी हो रही हैं। भाई शंकराचार्य ने भी क्या कहा? वो तो हिंदू समाज के भगवान है। हाँ, नहीं भगवान होंगे, उनको पता नहीं कौन भगवान बनाया। शंकराचार्य भी कहते हैं कि भाई आपको अगर संत बनना है या शंकराचार्य बनना है तो दलित नहीं हो सकता, वो ब्राह्मण ही बनेगा। तो आपने तो अपना रिजर्वेशन बना लिया है, लेकिन ये रिजर्वेशन, और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में आप ग्लोबल फिनोमेना को देखिए, आप अगर अमेरिका जाएं, यूरोप में जाएं, तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जहां लगातार ऐसी कमिटीज़ हैं, इक्विटी कमिटीज़ हैं, डाइवर्सिटी कमिटीज़ हैं जो काम करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका भारत प्रोग्रेसिव हो रहा है, आप तो विरोध कर रहे हैं। हालांकि मैं अभी भी RSS और भाजपा की मंशा पर शक करता हूँ, और मुझे इस बात को बहुत हास्यास्पद लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने आप को कट्टर हिंदू कहते थे और एक रेगुलेशन पे उन्हें तेली बना दिया गया। मैं देशबंधु हाँ, कॉलेज गई थी, हाँ। वहाँ के बच्चों का कहना था कि हम एक साथ बैठते हैं, हम जातिवाद नहीं करते, हम खाते हैं पीते हैं, लेकिन ये सरकार, मौजूदा सरकार हमें बांटने का काम कर रही है। जो कल तक हमें बताती थी बटोगे तो कटोगे, लेकिन आज हिंदू राष्ट्र की बात करके हिंदुओं को ही आपस में बांट रही है। देखिए, बहुत जगह ये लोग बात कहते हैं हाँ। कि मेरा तो दलित भी दोस्त है, ठीक है, मेरा तो मुसलमान भी दोस्त है, हम तो एक ही साथ खाते पीते। तो एहसान करते हो कि आप साथ उठते बैठते हो, ये तो स्वाभाविक है। अगर इंसान हो तो इंसान के साथ ही उठो बैठोगे ना, खाना खाओगे। इसमें अपने आप को प्रिविलेज, मतलब जहाँ प्रिविलेज क्लेम करना है कि मैं, देखिए, मैं सवर्ण होने के बाद भी दलितों के साथ में कितना महान हूँ, ये महानता नहीं है। जब कास्ट प्रिविलेज को एंजॉय करना होता है तब तो आप सवर्ण बन जाते हैं और कहते हैं कि भैया हम तो साथ में बैठते हैं। और जहाँ न्याय देने की बात आती है वहाँ कह रहे हो देश को बांटने का काम। देश को किसने बांटा? देश को तो मनु ने बांटा। उसी मनु के मनुस्मृति को RSS लागू करना चाहते थे। कॉन्स्टिट्यूशन जब इस देश में लागू हुआ तो RSS ने भर भर के अम्बेडकर को गाली दी, कॉन्स्टिट्यूशन को गाली दी, नेहरू को गाली दी कि ये क्या कानून बना दिया। हिंदू कोड बिल के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? आज जो बहुत सारी महिलाएं कह रही हैं कि देश बांटने का काम हो रहा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। हिंदू कोड के बिल के तहत कि आपको आज जो भी मान सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात है, वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से है। नहीं तो मोहन भागवत ने क्या कहा था? महिलाओं का काम है चूल्हा चौका करना, बच्चे पैदा करना। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, तुम्हारा काम सिर्फ चूल्हा चौका नहीं है, तुम्हारा काम है कि जब तुम चाहो पढ़ो लिखो, साइंटिस्ट बनो, या चाहो तो देश की प्रधानमंत्री बनो। तुम लोगों को भी क्लियर है कि कौन उन्हें पीछे रखना चाहता है, कौन आगे रखना चाहता है। हमारे देश की राष्ट्रपति भी हाँ, और महिला है। हाँ, लेकिन ये बहुत, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र वाला और ये हिंदुत्व वाला जो पूरा झोल था, ये जो पूरा चुनाव कहीं ना कहीं टूट गया। वो बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए, ये लोग कहते हैं कि दलित भी हिंदू है, आदिवासी भी हिंदू है, OBC भी हिंदू है। तो कानून आया तो 80% लोग के लिए आया ना, तो 80% हिंदू के पक्ष में आया ना। अगर ये हिंदू मानते हैं तो फिर क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू राष्ट्र की बात आप कर रहे हैं। हाँ, और ये बोल रहे हैं हमारे बच्चों को फंसा देंगे। देखिए, आप भी स्कूल गए हैं, हम भी स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, किसी भी स्कूल कॉलेज में जातिवाद नहीं सिखाया जाता। बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। ये भी नहीं सिखाया जाता कि आपको सांप्रदायिक वाद करना है, आपको भेदभाव करना है। ये संस्कार का हिस्सा है। जो जातिवाद होता है ये घर के संस्कार का हिस्सा है। माँ बाप बताते हैं कि बेटा तुम सवर्ण हो, तुम्हें इससे नहीं मिलना है, इसके हाथ का नहीं खाना है, इसके साथ उठना नहीं बैठना है। ये संस्कार का हिस्सा है। आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, समानता का संस्कार दीजिए, तो क्यों डर रहे हैं? संस्कार आपने दिया है कि जाओ यूनिवर्सिटी में, ये फलाने का बच्चा है,
ये छोटी जात का घर में बच्चा नहीं है। आना चाहिए, नहीं, नहीं, इसके ये गिलास में संस्कार पानी- का हिस्सा हाँ। है, ये परवरिश का हिस्सा है। आपकी जिनकी परवरिश खराब है, जिन्होंने अपने बच्चों को जातिवाद सिखाया है, वो लोग डर रहे हैं कि क्योंकि हमारी परवरिश तो जाके वहां वही करेगी जो हमने सिखाया है, तो उनके ऊपर मुकदमा होगा, जो मुश्किलात आएंगी। तो पहले तो आप अपने संस्कार को सुधारिए, अपनी परवरिश को सुधारिए। जो आपने अपने बच्चों को गंदी तरबियत दी, अपने बच्चों को जो गंदी चीजें सिखाई हैं कि भेदभाव करना, असमानता का बोध अपने दिल में रखना, इससे पहले आप उसको निकालिए बाहर। तो जो लोग चोर हैं उनको डर लग रहा है, तो जो लोग जातिवादी हैं उनको डर लग रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, इस देश के अंदर बड़ा बदलाव आके रहेगा। ये यूजीसी जैसे कानून को तो हम लागू करा के रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी एक्स पार्टी डिसीजन दिया, किसी पक्ष को सुना नहीं उन्होंने, और ये बात करेंगे कि इसका दुरुपयोग हो जाएगा। अभी मैं देख रहा था, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि यूएपीए में 3% कन्विक्शन, यूएपीए में 3, यानी कि अगर आप 100 लोगों को गिरफ्तार करते हैं तो 3 लोग ही उसमें कन्विक्टेड होते हैं, और कश्मीर में ये 1% है। तो आप यूएपीए के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? एनएसए लगा दिया जाता है, 295A लगा दिया जाता है छोटी छोटी बात पर, ये क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सेलेक्टिव आउटरीच नहीं चलेगा। अगर आप कह रहे हैं दुरुपयोग हो रहा है, तो आप एक स्टडी करके बताइए कि किन किन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, हटाइए उन कानूनों को। ऐसा नहीं होता। अगर इस देश में एक आदमी भी कह रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो डेमोक्रेसी की ये नैतिक जिम्मेदारी है उसकी, उसी एक आदमी की प्रोटेक्शन के लिए भी उसे कानून बनाना पड़ेगा। आज अगर एसटी, एससी और एससी रोड पर निकल आए और वो कहें, वो मांग करें कि हमें यूजीसी कानून चाहिए, हाँ, हमारी सेफ्टी के लिए चाहिए, क्योंकि आज भी हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो क्या करेंगे वो लोग जो कल तक शोर मचा रहे थे? मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन दलित, पिछड़ा, आदिवासी इस कानून को लागू करवाने के लिए सड़क पे उतर जाएगा, मैं आपको बता दूं, इस सड़क के ऊपर एक पैर पर खड़े होने के लिए पूरे कैबिनेट को जगह नहीं मिलेगी। इन्होंने ही बांटा ना कि ब्राह्मण ठाकुर जीत गए, बंटवारे वाले हार गए, तो इनको पता है ना ब्राह्मण ठाकुर कितना है। ब्राह्मण 2-2.5% है, ठाकुर 6-7% है, 8-9% ही है। मैं फिर भी इनको लेवरेज दे रहा हूँ कि ये 10% हो सकते हैं, तो 90% तो इनके खिलाफ है। तो अगर 90% आप देखेंगे, 10% कितना होता है? 14 करोड़ लोग, 135 करोड़ लोग इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो कहाँ बच के जाएंगे ये लोग? इनको एक ट्रेलर, भारत बंद 2 अप्रैल 2018 में इन्होंने ट्रेलर देख चुके हैं, उसके बाद ही अगर ये नहीं सुधर रहे हैं तो इनका माकूल इलाज होना ही है। और नरेंद्र मोदी के लिए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को लोग क्या क्या गालियाँ बक रहे हैं। नरेंद्र मोदी के पास यहाँ तक के सांप बोल दिया उनको, हाँ, हर तरह की माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं माँ नरेंद्र बहन की मोदी को। हाँ। आप सोचिए, आप कोई नॉर्मल व्यक्ति अगर नरेंद्र मोदी को माँ बहन की गालियाँ दे तो क्या वो जेल के बाहर रह सकते हैं? लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही कि इनके यशस्वी और प्रधानमंत्री, ये वही लोग गालियां हाँ, दे रहे हैं हाँ, हाँ, जो कि अगर एक शब्द भी गलत बोल दिया बीजेपी के हाँ, खिलाफ, हाँ, उनको वो मारने पे उतर हाँ, आते हाँ, थे, मारने पे आ जाते हैं, मुकदमा हो जाता है, उनको घर उनके बुलडोजर चलने लगते हाँ, हैं। हाँ। इतने में तो अगर ये कोई मुसलमान बोला होता कि नरेंद्र मोदी को माँ बहन की गाली दिया होता, तो अभी यूएपीए में अंदर होता, और हो सकता है बुलडोजर चल चुका होता। बुलडोजर भी चल चुका था, हाँ। और यहाँ तक कि उसको फांसी की सजा मिल जाती। हाँ, ये बहुत और नॉर्मल बात है। अलग से वो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हाँ। जो हिंदू मुसलमान जैसी मानसिकता को फैलाते हैं, आरएसएस विचारधारा है, वो अलग आते हैं। देखिए, ये भ्रम टूट चुका है, हिंदू राष्ट्र का भ्रम टूट गया, ये बहुत अच्छा है। कम से कैसे कम हिंदू राष्ट्र बनेगा? आपस में नहीं, ही हिंदू राष्ट्र बनेगा ही नहीं। दरअसल इनका जो हिंदू राष्ट्र है वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को स्थापित करने का एक माध्यम हो सकता है। गिने चुने लोग, हाँ, हाँ, मतलब एक कम्युनिटी, मतलब हाँ। ये क्या शंकर, अभी मैंने एक बाबा को सुन रहा था, वो कह रहे थे एक काम करो, राष्ट्रपति का जो पद है वो किसी ब्राह्मण के, शंकराचार्य के लिए रिजर्व कर दो। क्यों शंकराचार्य? क्योंकि शंकराचार्य पे तो रिजर्वेशन है, तो शंकराचार्य तो एक ही समाज का आदमी बनेगा, एक ही बिरादरी का आदमी बनेगा। तो यानी कि आप भी एक तरीके से कह रहे हो कि सोसाइटी का जो, कंट्री का जो हेड है, उसको एक कास्ट के लिए रिजर्व कर दो। क्या आज भी दलितों को आगे बढ़ने से रोका जाता है? बिल्कुल जो रोका जाता है। काबिलियत है उनकी कहीं ना कहीं ध्वस्त बिल्कुल कर दी रोका जाती जा है। रहा है। रोहित वेमुला एक शानदार स्टूडेंट था, आप उनका पत्र पढ़िएगा, वो पत्र कोई आम व्यक्ति नहीं लिख सकता। उनका पत्र पढ़ने के बाद वो लगता है कि वो आदमी क्या सोचता था, उसकी क्या मानसिकता थी, कितना ऊंचा और बड़ा सोचता था। उस व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसे 4 अपनी जान लाइनें दे दी। जरूर बताइए आप कैमरे पे। वो सितारों की बात करता था, वो स्टार को एक्सप्लोर करने की बात करता था, वो वैज्ञानिक बनना चाहता था,
वो बाबा नहीं बनना चाहता था, वो पर्ची नहीं निकालना चाहता था, वो वैज्ञानिक बनना चाहता था। एक पोटेंशियल वैज्ञानिक की आपने इसलिए हत्या करवाई संस्थानिक रूप से क्योंकि वो आपकी बिरादरी का नहीं था, आपकी जाति का नहीं था, आपकी मानसिकता में वो नीच जाति का आता है। ऐसे न जाने कितने, मैं कह रहा हूँ, एकलव्य के अंगूठे द्रोणाचार्य काट रहे हैं और कहते हैं कि आप कमज़ोर हो। मैं भी कहता हूँ कि एकलव्य कमज़ोर नहीं है, द्रोणाचार्य हरामखोर है। बहुत सारे, अभी रतनलाल जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, लखनऊ में रविकांत जी हैं, ये लोग क्यों अभी तक नहीं प्रोफेसर बने? इनसे निम्न, मतलब इनके मुकाबले इनका चपरासी बनने की भी हैसियत न रखने वाले लोग वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर बन चुके हैं, डीन, न जाने क्या क्या पद उनको दे दिया गया है। ऐसे तमाम यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। तो भेदभाव तो हो रहा है, भेदभाव नहीं हो रहा होता तो बताइए, धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी बिरादरी से आते हैं, उनको एक यूट्यूबर बोल रहा है कि चप्पल से मारो इसको, लात से मारो। वो क्या है, क्या हैसियत है उसकी? अपनी कास्ट सुप्रीमेसी के नाम पे तो कह रहा है चप्पल से मारो। तो ये तो रुकने वाला नहीं है, कानून बन जाएगा फिर भी रुकेगा नहीं। देखिए, चोर चोरी करना नहीं छोड़ते, चाहे चोरी के खिलाफ कानून तो है ही है ना। तो ये जातिवाद हम तो लड़ना ही है। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि अब दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से उठ के अब इकोनॉमिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। पार्लियामेंट की लिस्टों में आने से अच्छा फोर्ब्स की लिस्ट में आइए, फिर इनको हम सबक सिखाएंगे टाइम आने पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।